अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी हम लोग साथ साथ ही देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है और क्या रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पे काजेज़ देखते हैं। हमने ये देखना है कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से या जिनके बायस कोई भी बच्चा जो है वो जुर्म करता है या कोई गैर कानूनी काम करता है, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करता है। सबसे पहले आती हैं बायोलॉजिकल काजेज़। बायोलॉजिकल काजेज़ में हम लोग ये कह सकते हैं कि उस बच्चे की सेहत के साथ कोई मसला है, या उसे मेंटल रिटार्डेशन है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है उसके साथ, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, या एबनॉर्मल बच्चा है। तो एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनमें जुर्म करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के। दूसरा ऑप्शन है जी सोशल कॉजेज़। सोशल का वर्ड हम लोग सोसाइटी के लिए यूज़ करते हैं कि किसी भी बच्चे के अपने सोसाइटी में कैसे ताल्लुकात हैं, कैसा माहौल मिल रहा है उससे। किसी भी बच्चे के माहौल पर डिपेंड करता है कि वो बड़े होकर कैसा बनता है। अगर उसका माहौल ऐसा है कि वो गलत लोगों की सोबत में है, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, या उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका एज सच पास्ट में या प्रेजेंट में कोई लिंक रह चुका है ऐसी वारदातों के साथ या कानून की ख़िलाफ़ वर्जी में, तो उन बच्चों में भी ये टॉपिक आएगा। अदर्स और भी काफ़ी माहौलियाती अवामिल या कुछ भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बच्चे को मुजरिम बना सकते हैं। बायोलॉजिकल काजेज़ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आता है। सबसे पहले हेरिडिटरी डिफेक्ट्स। हेरिडिटरी डिफेक्ट्स में हम अगेन वही बात करते हैं कि उस बच्चे की जब जीन्स फॉर्मेशन हो रही थी, जब ज़ाइगोट बन रहा था, उसके दौरान एक्स या वाई क्रोमोसोम जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं, उसके बायस भी बच्चा अब नॉर्मल होगा और उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो भी नॉर्मल नहीं होगी, ना ही उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो नॉर्मल होगी। तो उस बच्चे के अंदर गलत काम करने के या अक्ल व फ़हम के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम होते हैं। उस बच्चे का आईक्यू लेवल, मेंटल एज जो है ना उसमें काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। वो किसी को भी कॉपी कर सकता है, किसी भी इंसान की बातों में आ सकता है, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है, उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। फ़िज़िकल डिफ़ेक्ट्स में हम ये बात कह सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में किसी भी बच्चे का, तो वो बच्चा जानता है कि उसका एक्सीडेंट किसने किया था, किसी ने जानबूझ के किया था या नहीं किया था, या हादसाती तौर पे हो गया। तो अगर वो बच्चा उस इंसान से बदला लेने के लिए मुजरिम बनता है या गैर कानूनी काम करता है, तो ये फ़िज़िकल डिफ़ेक्ट्स में शामिल होगा कि वो बदला लेने के लिए करे कि उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया, उससे सीवियर इंजरी आई है, या उसके किसी सिबलिंग की डेथ हो गई है। एक ये बात हम देखते हैं फ़िज़िकल डिफ़ेक्ट में। दूसरी हम ये बात करते हैं कि कोई भी फ़िज़िकल डिसऑर्डर है, उसको कोई हेल्थ इशू आ गया, अगेन वही बात, या उसकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है ये वो सही नहीं है, तो वो फिर भी वो जुर्म कर सकता है। ग्लैंडुलर इम्बैलेंस। हमें पता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है ना उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती है ग्लैंड्स के थ्रू, गदूदों का निज़ाम। ग्लैंड्स जो है ना वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो वो फिर हमारे बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं, और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है ना वो अच्छे से होती है। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी तरह के ग्लैंड्स हैं और वो हमारी बॉडी की काफ़ी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और किसी भी इंसान की नॉर्मल ग्रोथ में, उसकी फ़िटनेस में, उसकी प्रॉपर मेंटल हेल्थ कंडीशन में, या उसकी सेहत में ना ग्लैंड सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स में हम लोग देख लेते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में, होता है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, गोनेड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। अगेन वही बात आएगी कि जब क्रोमोसोम एग्रीगेशन हो रही होती है तो XXY क्रोमोसोम अगर बन रहा है, XXY क्रोमोसोम, तो ऐसे होता है कि अगर वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन गया ना, तो जो बच्चा पैदा होगा, पहले तो डॉक्टर्स यही एडवाइस करेंगे उसके पेरेंट्स को कि वो एबॉर्शन करवा दें, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर लेट पता चलता है कि उसका जेनेटिक मेकअप ऐसे है, तो फिर उस बच्चे ने एग्जिस्ट करना होता है, और वाई क्रोमोसोम की वजह से उसमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अब हम किसी भी बच्चे को ऐसे पहचान सकते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो सही नहीं होगी। उसके बाद उसके जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी ना, उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे को वाई क्रोमोसोम की वजह से कोई बीमारी है। मसलन एक बीमारी होती है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम 5 पे क्रोमोसोम 5 जो है ना उसमें इशू होता है। अब हम ना वाई क्रोमोसोम में सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो ये बीमारी आ सकती है। अगर वाई सपोज़ हम कहते हैं एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, अगर वाई क्रोमोसोम जो है उसका एक पार्ट जो है या हाफ पार्ट जो है वो लॉस्ट है, यानी क्रोमोसोम का आधा पार्ट है और आधा नहीं है,
तो भी जो बच्चा पैदा होगा उसका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, उसकी हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी, वो अब नॉर्मल बच्चा होगा। तो ऐसे बच्चों की फ़िज़िकल कंडीशन देख के ही हम लोग को पता चल जाता है कि इसके साथ कोई ना कोई डिफ़ेक्ट है। और ये बीमारी जो है, ये चेंज हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम्स की वजह से बीमारी होती है। अगेन वही बात कि क्रोमोसोम जो है ना वो बहुत मेन के रोल जो है ना वो अदा करता है। अब हम बात कर रहे थे क्राइड-यू-चैट सिंड्रोम की। क्रोमोसोम नंबर 5 जो है ना उसके ऊपर उसका एक पार्ट जो है वो मिसिंग होता है, तो उसके बाद जो बीमारी होती है वो क्राइड-यू-चैट सिंड्रोम होती है। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो बच्चा रोता है ना तो उसकी आवाज़ बिल्ली की आवाज़ की तरह होती है, बारीक सी आवाज़ होती है उसकी। आई होप इससे आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनको हम मेंशन करते हैं। सोशल काजेज़, अगेन वही बात कि जब बच्चा समाजी माहौल में रह रहा है, उसका सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ है, उसकी फ़ैमिली कैसी है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, ये भी डिटरमिन करता है कि बड़े होकर बच्चा कैसा बनेगा और किन लोगों की वो सोबत में बैठ रहा है, ये बहुत किरदार अदा करता है। ब्रोकन फैमिली में हम लोग कहते हैं कि फ़ादर मदर जो है उनके अंदर सेपरेशन हो गई है, या बच्चा जो है वो सिर्फ माँ के पास है या सिर्फ बाप के पास है, तो भी वो माँ या बाप की कमी महसूस करेगा, वो उसके सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, एहसास कमतरी का शिकार होगा। तो ये किसी भी बच्चे की सेहत पे, उसके ज़हनी तवाज़ुन पे, उसकी कारकर्दगी पे, बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। डेथ ऑफ पेरेंट्स, अगर उसके वालिदैन में से किसी एक बंदे की डेथ हो गई है तो उसके बाद भी बच्चा जो है वो अकेला पड़ गया, उससे प्रॉपर ध्यान नहीं मिला। मोस्टली ऐसे होता है कि अगर बच्चे की माँ की डेथ हुई है तो बाप दूसरी शादी कर लेता है, तो दूसरी शादी करने के बाद जो दूसरी माँ थी वो बच्चे के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करती, बहुत बुरा बर्ताव रखती है। उस बुरे बर्ताव का भी बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो बागी हो जाता है और ख़ुद सर हो जाता है और वो गलत लोगों की सोबत में उठने बैठने लगता है। ये सब कुछ हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, वालिदैन में अलहदगी हो गई है, ये भी बहुत अहम वजह है किसी भी बच्चे पे बुरा असर डालने की। स्टेप मदर, वही बात कि बाप ने दूसरी शादी कर लिया तो जो सौतेली माँ होगी वो बच्चे को प्यार नहीं देगी, बच्चे को टॉर्चर करेगी। स्टेप फादर, ऐसे भी होता है कि माँ दूसरी शादी कर लेती हैं तो फादर का रवैया जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है, बच्चे को अपने हकीकी बाप की कमी महसूस होती है और स्टेप फादर जो है वो उसे टॉर्चर करता है। ये बहुत अहम मसला है। डिस्टर्ब्ड होम कंडीशंस, अगर घरेलू हालात सही नहीं है, सुकून नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बेसुकूनी है, तो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसकी नशोनुमा पे, उसके सेहत पे, उसके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। डिस्टर्ब्ड होम कंडीशंस क्लियर हो गया। पावर्टी, गुर्बत, कोई भी बच्चा जो है अगर उनके माली हालात उनके माली हालात ठीक नहीं हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, घर में बेसुकूनी होगी, लड़ाई झगड़े तो ऑब्वियसली होंगे वहाँ पे। तो इस कंडीशंस का भी बच्चे की सेहत पे और बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मोस्टली सेहत पे अगर असर पड़ भी गया ना बिलफ़र्ज़ बुरा, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, हम उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। लेकिन जब किसी भी बंदे के जहन पे बुरा असर पड़ता है ना, या उसका माइंड कंट्रोल हो रहा होता है बुरे लोगों के हाथों, तो फिर वो इंसान या वो बच्चा जो है वो नहीं बच सकता, उसके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फ़िज़िकल इंजरी जो है ना वो हो जाए तो खैर है, लेकिन दिमाग तक किसी को रसाई हासिल नहीं होनी चाहिए। कोई भी दूसरा शख्स आके हमारे दिमाग कंट्रोल कर रहा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में आप सबके लिए एक मैसेज भी है कि किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे मिजाज पे, हमारे रवैये पे, हमारी ज़ात पे असर करना शुरू कर दे। हम अपने रवैये की, अपनी खुशी की जो चाबी है वो अपने हाथ में ही रखें, किसी और को इतनी वैल्यू ना दें कि वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करे, हमारे हंसने बोलने को कंट्रोल करे, वो हंसे तो हम हंसें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी और ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजिकल काजेज़ होगी, सोशल काजेज़ हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।